हम ना यहाँ आने से पहले सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई समझा रहा होता है, कोई पूजा पाठ कर रहा होता है, सारा कुछ हम कर रहे होते हैं। तो हमारा प्रोग्राम इस चीज़ पे फोकस करता है कि 33% आप करो, ठीक है, 33% हम करते हैं, 34 भगवान को करने दो। अब आप बोलो कि इसको स्पिरिचुअल डायमेंशन दे दिया, रिलीजियस डायमेंशन दे दिया। द थिंग इज़, लाइफ में अनसर्टेनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, हमें नहीं पता क्या होगा, ठीक है। अब जो नहीं है, जो हुआ ही नहीं है, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हम प्रेजेंट पे कैसे फोकस करेंगे। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये प्रोग्राम सिखाता है, वो ये सिखाता है फोकस ऑन हियर एंड नाउ। पास्ट हम बदल नहीं सकते, फ्यूचर का हमें पता नहीं, तो अगर हम प्रेजेंट में इन्वेस्ट करेंगे, जो अब सामने, अब जैसे सपोज़ ये एक साइको एजुकेशन सेशन है, यहाँ पे जो भी अपनी शेयरिंग करता है, डॉक्टर अपनी शेयरिंग करते हैं, फेलोशिप शेयरिंग करती है, तो उसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न है, कुछ रिसर्च चीज़ है, उनका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ बैठे हैं मगर आपका ध्यान कमरे में है, ठीक है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो जो चीज़ सीखने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो हमें पता ही नहीं होगा हमें क्या करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट के माइंड के साथ साथ हमारा भी जो दिमाग है वो अनहेल्दी चीज़ें सीख गया है। हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो चुकी है। इवन कि अगर हमारा पेशेंट 4 साल से एडिक्शन में है, सो उस 4 साल से पहली वाली ज़िंदगी हम भूल चुके हैं, हम अपने बच्चे को ही भूल चुके हैं, हम उसके बचपन को ही भूल चुके हैं। तो फैमिली जब यहाँ बैठती है तो वो काफ़ी गुस्सा, रंजिश, रिजेंटमेंट और पेन के साथ में बैठी होती है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल स्टोरी मैंने शेयर करी थी। सैटरडे को हमारी मीटिंग्स होती हैं। मुझे कुछ महीने पहले आई थिंक मैंने ये पोस्ट पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वो पोस्ट है कि मेरे से बहुत फैमिली पूछती है, स्पेशली वाइफ्स, कि मैं कैसे भूलूं मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं कैसे हील हूँ। पेरेंट्स बोलते हैं हम कैसे इसको माफ़ कर दें, क्योंकि आपको डॉक्टर्स बोलते हैं, हम सब आपको बोलते हैं देखो ये जानबूझ के नहीं कर रहा, ये बीमार है, मगर इस बात को एक्सेप्ट करने को बहुत टाइम लगता है। तो एक आपके साथ मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। एक पोस्ट है, एक बार एक लड़की की शादी होने वाली होती है, और जैसे कि हमेशा माँ बाप उस बच्चे को सिखाते हैं शादी के बाद ऐसे करना ऐसे करना, इसी तरीके से वो जो लड़की होती है वो एक दिन अपनी माँ के पास बैठी होती है, शादी को कुछ ही दिन बचे होते हैं। तो वो अपनी मदर से पूछ रही होती है मतलब कैसे रहना चाहिए ये वो। तो उसकी मदर कहती है कि काफ़ी सारी हिदायतें देती है, और साथ में उसको ये भी बात कहती है कि जब से तुम उस घर में जाओगी, जब तुम्हारी शादी होगी, पहले दिन से ही जब भी लाइफ में तुम्हारा कुछ अच्छा होगा, तुम्हारी मैरिड लाइफ में, ब्याहता लाइफ में कुछ अच्छा होगा, तो तुम 100 रुपये बैंक में जमा करा के आना, ठीक है। मतलब जब भी अच्छा होगा, जब भी तुम खुश होगी। तो ऐसे करते 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 5 साल बीत जाते हैं, ठीक है। 5 साल तक जब भी कुछ अच्छा होता है वो जाकर बैंक में डिपॉजिट करा देती है। अब क्या होता है, 5वें साल में ना थोड़ी बहुत अनबन शुरू हो जाती है मियाँ बीवी की, बढ़ती 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 वो इस हद तक पहुँचती है कि उनकी डिवोर्स लेने की नौबत आ जाती है। बहुत लोग समझाते हैं, रिश्तेदार समझाते हैं, बड़ा सुलह कराने की कोशिश करते हैं, मगर बात नहीं बनती। अल्टीमेटली एक दिन वो कोर्ट्स पहुंच जाते हैं डिवोर्स लेने के लिए, तलाक के लिए। तो जिस दिन उस लड़की ने कोर्ट में जाना होता है, उसकी माँ कहती कि थोड़ी देर मेरे से मिलने आ। तो अपनी माँ के पास जाती है। तो उसकी माँ कहती है चल तू ले ले तलाक, पर मेरा एक छोटी सी बात मान ले, पहले तू बैंक जा और देख तेरे अकाउंट में कितना पैसा है।
या तू देख जाकर एक बार बैंक में। तो वो बैंक चली जाती है, कहती क्या फालतू बातें कर रहे हो आप, अभी मैं डिवोर्स की बात कर रही हूँ, आप मेरे से कैसे काम करा रहे हो। तो वो जाती है बैंक में। अब वो वहाँ पे जाके मैनेजर से अपना खाता वाता पूरा चेक करवाती है, तो उसके पास काफ़ी लाखों पैसे इकट्ठे हुए होते हैं। तो उसकी माँ ने बोला होता जब तेरे को पता चल जाए तो मुझे फ़ोन करना। तो वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि इतने लाखों इकट्ठे हो गए। कहती है अच्छा इतने लाखों इकट्ठे हो गए। तो अब वो उससे पूछती है तेरे को मैंने बोला था तू कब कब पैसे जमा कराना। कहती हाँ। तो वो जब वो अपनी माँ से बात कर रही होती है तो माँ पूछती है अच्छा वो 100 रुपये किस दिन कराए थे, वो 200 किस दिन कराए थे, वो 500 किस दिन कराए थे। तो जैसे जैसे वो लड़की याद कर रही होती है ना, तो उसको अपनी पुरानी यादें सारी याद आ जाती हैं कि अच्छा उस दिन मेरे हस्बैंड मूवी लेके गए थे, मैं बड़ी खुश थी। अच्छा वो करवा चौथ पे मेरी साड़ी बड़ी अच्छी दिलाई थी, मैं बड़ी खुश थी, तो मैंने जमा कराया। हम घूमने गए, हम बहुत खुश थे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते 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 उसका जो 5 साल पहले वाला अच्छा टाइम था ना, वो उसको सारा याद आने लग जाता है। तो बाय द टाइम उसको सारी चीज़ें याद आती हैं, उसकी जो थिंकिंग है वो बदल जाती है, उसकी सोच, और वो जाती है ये सारी बात अपने हस्बैंड के साथ जाके शेयर करती है। तो उनका जो डिवोर्स का सारा सीन होता है वो पूरा पलट जाता है। तो क्या सीखे हम इस चीज़ से? कौन सी चीज़ है जो हम फैमिली मेंबर्स के अंदर इतनी कड़वाहट इकट्ठी हो गई है, इतना दुख इकट्ठा हो गया है, इतना कुछ इकट्ठा हो गया है कि हम प्यार भी करते हैं और नफ़रत भी करते हैं पेशेंट से। पर चूंकि प्यार और नफ़रत इकट्ठे नहीं रह सकते, नहीं तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसा क्या करें कि ये नफ़रत निकल जाए। सो दैट मीन्स वी हैव टू गो बैक टू आवर गुड टाइम्स। अगर माँ बाप हैं तो जब आपका बच्चा पैदा हुआ आप कितने खुश थे, आपने क्या क्या सेलिब्रेट किया, आपने वो कौन से मोमेंट स्पेंड किए जब बच्चा भी आपको रिस्पॉन्ड करता था। और अगर वाइफ है, हस्बैंड है, कोई भी रिलेशन है, वो अपने गुड मोमेंट्स को याद करे। बिल्कुल उसी तरह जैसे जो लड़की बैंक में जाती है और जब वो पैसे याद कर रही होती कि मैंने कब कब डिपॉजिट कराए थे। तो ये एक बहुत बड़ा हीलिंग फैक्टर है, ये अपनी हीलिंग में हमें हेल्प करता है, क्योंकि बीमारी ऐसे सामने आ जाती है कि वो हमारे पीछे जो हमारा रिश्ता होता है वो उसको देखने ही नहीं देती। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू हील। दूसरा, जब हमें यहाँ बोला जाता है कि ये बीमारी है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि अच्छा ये मेरे बेटे ने नहीं, ये बीमारी की वजह से हुआ, उस दिन ये नशे में था, इसका दिमाग खराब है, दिमागी बीमारी है, इसलिए इसने किया। क्योंकि जब तक हमारी हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि हमारा भी दिमाग है ना, पेशेंट पे भी इसी तरह से काम होना है कि पेशेंट के भी रीप्रोग्रामिंग होनी है। पेशेंट भी बीमारी में गलत, अस्वस्थ, अनहेल्दी चीज़ें सीख चुका है, इसी तरह हमारा दिमाग भी। इसीलिए ये डर आता है सर। और डर का एंटीडोट हमने कल सर ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि एक्शन है, हम क्या कर सकते हैं। सो अगर हम ये फोकस करें घर जाके क्या होगा, घर जाके क्या होगा, घर जाके क्या होगा, तो अगर नहीं भी होना होगा तो हो जाएगा, बिकॉज फिर हमारा दिमाग ही उसी तरह से चलेगा। जैसे सर एग्जाम्पल देते हैं कि आप सब सड़क पे जाओ मगर लाल कार को मत देखना, तो हमारा दिमाग ऐसे हम लाल कार को ही देखेंगे। सो दिस इज हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स। तो हम प्रेजेंट पे फोकस कर सकते हैं। प्रेजेंट में जो हमें स्किल्स मिल रही है, यहाँ पर स्किल्स सिखाई जा रही है, उस पर फोकस कर सकते हैं। अच्छा पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ये बीमारी है, अब एटलीस्ट हमें पता तो चल गया, हमें अस्पताल भी मिल गया, हमें एक ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया। पहले तो हमें पता ही नहीं था ना। अब जब पता नहीं था वो ज़्यादा तकलीफ़देह था कि जब पता है तो ज़्यादा तकलीफ़ है। बताइए बताइए, जब समझ नहीं आता था क्यों मेरा बेटा ऐसा कर रहा है,
क्यों मेरा हस्बैंड ऐसा कर रहा है, जब हम इतने सारे एफर्ट्स करते थे और रिजल्ट नहीं मिलता था। तो फैमिली जो हीलिंग है ना, इसीलिए कहते हैं फैमिली अपने ऊपर काम करे, क्योंकि हमारे अंदर भी डर, डाउट, इनसिक्योरिटी, इतनी सारी चीज़ें हैं। हमारा भी चिम्ब्रेन ही एक्टिव हुआ है। तो अब एक चिम्ब्रेन दूसरे चिम्ब्रेन को क्या संभालेगा, बीमारी तो बढ़ेगी घर में। तो हम तो पहले कम से कम अपने चिम्ब्रेन को थोड़ा सा उस पर काम करें और अपनी मत पे काम करें, पॉजिटिविटी पे काम करें, और वो तभी होगा जब हम उस पर फोकस करेंगे, अपने डर पे, डाउट पे, इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। और फियर का ऑपोजिट लव है। लव फियर इकट्ठे नहीं रह सकते।